आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है चौथी का जोड़ा, जिसकी लेखिका इस्मत चुगताई जी है। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी चौथी का जोड़ा। सहदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झुर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी सी बैठी हुई थी, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओ ने अपने बच्चे छाती से लगा लिए थे। कभी कभी कोई मुनहनी सा चरचरम बच्चा रसद की कमी की दुहाई देकर चिल्ला उठता, नाय नाय मेरे लाल। दुबली पतली माँ से अपने घुटने पर लिटाकर यूं हिलाती जैसे धान मिले चावल सूप में फटक रही हो, और बच्चा हुंकारे भरकर खामोश हो जाता। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की माँ के मुतफक्किर चेहरे को तक रही थी। छोटे अर्ज की टूल के दो पार्ट तो जोड़ लिए गए, मगर अभी सफेद गजी का निशान ब्योतने की कमी की हिम्मत न पड़ती थी। गांठ छांट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। उसके सूखे सूखे हाथों ने न जाने कितने जहेज सवारे थे, कितने छठी छूचक तैयार किए थे और कितने ही कफन ब्योते थे। जहां कहीं मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी ब्योंत न बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। कुबरा की माँ कपड़े के कान निकालती, कलफ तोड़ती, कभी तिकोन बनाती, कभी चौखूंटा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोल कर मुस्कुरा उठती। आस्तीन और घेर तो निकल आएगा, गिरेबान के लिए कतरन मेरी बगची से ले लो, और मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश कर वो कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नापतोल हार जाएगी। तभी तो सबदम साधे उनका मुंह ताक रही थी। कुबरा की माँ के पुर इस्तेकाल चेहरे पर फिक्र की कोई शक्ल न थी। 4 गज गजी के टुकड़े को वो निगाहों से ब्योत रही थी। लाल टूल का अक्स उनके नीलगू जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। वो उदास उदास गहरी झुर्रियां अंधेरी घटनाओं की तरह एकदम उजागर हो गईं, जैसे जंगल में आग भड़क उठी हो। और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठाई। मोहल्ले वालों के जमघटे से एक लंबी इत्मीनान की सांस उभरी। गोद के बच्चे भी ठसका दिए गए। चील जैसी निगाहों वाली कुंवारियों ने लपाझप सुई के नोकों में डोरे पिरोए। नई ब्याही दुल्हनों ने अंगुश्ताने पहन लिए। कुबरा की माँ की कैंची चल पड़ी थी। सहदरी के आखिरी कोने में पलंगड़ी पर हमीदा पैर लटकाए हथेली पर थोड़ी रखे कुछ सोच रही थी। दोपहर का खाना निपटा कर इसी तरह बी अम्मा सहदरी की चौकी पर जा बैठती है और बगची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती है। कुंडी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा कनखियों से उन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख छिपकली सी उसके जर्दी मायल मटियाले रंग में लपक उठती। रूपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठता। गहरी संदूकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों की तरह जगमगाने लगता। हर टांके पर जरी का काम हिलता
और मशालें कपकपा उठती। याद नहीं कब इस शबनमी दुपट्टे के बने टके तैयार हुए और गाजी के भारी कब्र जैसे संदूकों की तह में डूब गए। कटोरियों के जाल धुंधला गए। गंगा जमनी किरणें मांद पड़ गई। तूली के लच्छे उदास हो गए। मगर कुबरा की बारात ना आई। जब एक जोड़ा पुराना हुआ जाता तो उसे चाले का जोड़ा कहकर सेंत दिया जाता और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों का इफ्तिताह शुरुआत हो जाता। बड़ी छानबीन के बाद नई दुल्हन छांटी जाती। सहदरी के चौके पर साफ सुथरी जाजम बिछती। मोहल्ले की औरतें हाथ में पानदान और बगलों में बच्चे दबाए झांझे बजाती आन पहुंचती। छोटे कपड़े की गोट तो उतर आएगी पर बच्चों का कपड़ा ना निकलेगा। लो बुआ लो, और सुनो, क्या निगोड़ी भारी टोल की चूलें पड़ेंगी। और फिर सबके चेहरे फिक्रमंद हो जाते। कुबरा की माँ खामोशी की मियागर की तरह आंखों के फीते से तूलो अर्ज नापती और बीवियां आपस में छोटे कपड़े के मुताल्लिक खुसर फुसर करके कह लगाती। ऐसे में कोई मनचली कोई सुहाग या बन्ना छेड़ देती और कोई चार हाथ आगे वाली समधनों को गालियां सुनाने लगती। बेहुदा गंदे मजाक और चुगलियां शुरू हो जाती। ऐसे मौकों पर कुंवारी बालियों को सहदरी से दूर से ढांक कर खपरेल में बैठने का हुक्म दे दिया जाता और जब कोई नया कह कहा सहदरी से उभरता तो बेचारियां एक ठंडी सांस भर कर रह जाती। अल्लाह, ये कह कहे उन्हें खुद कब नसीब होंगे। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सिर झुकाए बैठी रहती। इतने में कतर ब्योंत निहायत नाजुक मरहले पर पहुंच जाती। कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। यही तो मुश्किल थी। कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से ना सिलने पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। या तो दूल्हा की कोई रखेल निकल आएगी या उसकी माँ ठोस कणों का अड़ंगा बांधेगी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो महर पर बात टूटेगी या भरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। बियम्मा की सारी मशाकी और सुगड़ा बात धरा रह जाता। न जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के जोर से सुघड़ माँ ने जहेज जोड़ना शुरू किया था। जरा सी कतर भी बचती तो तेलदानी या शीशी का गिलाफ सी कर धनुक गोकरू से सवार कर रख देती। लड़की का क्या है, खीरे ककड़े सी बढ़ती है। जो बारात आ गई तो यही सली का काम आएगा। और जब से अब्बा गुजरे सलीके का भी दम भूल गया। हमीदा को एकदम अपने अब्बा याद आ गए। अब्बा कितने दुबले पतले लंबे, जैसे मरहम का अलम। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़े होना दुश्वार था। सुबह ही सुबह उठकर नीम की मिसवाक दातून तोड़ लेते और हमीदा को घुटनों पर बिठाकर जाने क्या सोचा करते। फिर सोचते सोचते नीम की मिसवाक का कोई फूंसड़ा हलक में चला जाता और वे खांसते ही चले जाते। हमीदा बिगड़कर उनकी गोद से उतर जाती। खांसी के धक्कों से यूं हिल हिल जाना उसे कतई पसंद नहीं था। उसके नन्हे से गुस्से पर वे और हंसते और खांसी सीने में बेतरह उलझती, जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। फिर भी अम्मा आकर उन्हें सहारा देती, पीठ पर धप धप हाथ मारती। तौबा है, ऐसी भी क्या खांसी। अच्छों के दबाव से सुर्ख आंखें ऊपर उठाकर अब्बा बेकसी से मुस्कुराते। खांसी तो रुक जाती
मगर देर तक हांफा करते। कुछ दवा दारू क्यों नहीं करते? कितनी बार कहा है तुमसे। बड़े शफा खाने का डॉक्टर कहता है सुइयां लगवाओ और रोज 3 पाव दूध और आधी छटांग मक्खन। ए खाक पड़े डॉक्टरों की सूरत पर। भल एक तो खांसी, ऊपर से चिकनाई, बलगम न पैदा कर देगी। हकीम को दिखाओ किसी। अरे दिखा दूंगा। अब्बा हुक्का गुड़गुड़ाते और फिर अच्छू लगता। आग लगे इस मुए हुक्के को, इसी ने तो ये खांसी लगाई है। जवान बेटी की तरफ भी देखते हो आंख उठाकर। और अब अब्बा कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। कुबरा जवान थी। कौन कहता था जवान थी? वो तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनवानी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। न जाने कैसी जवानी आई थी कि न तो उसकी आंखों में किरणें नाची और न उसके रुखसारों पर जुल्फें परेशान हुई, न उसके सीने पर तूफान उठे और न कभी उसने सावन भादों की घटनाओं से मचल मचल कर प्रीतम या साजन मांगे। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो न जाने कब दबे पांव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप न जाने किधर चल दी। मीठा बरस नमकीन हुआ और फिर कड़वा हो गया। अब्बा एक दिन चौखट पर औंधे मुंह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा न आ सका और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करना छोड़ दिया और कुबरा के पैगाम न जाने किधर रास्ता भूल गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि इस टाट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। लेकिन बी अम्मा का दस्तूर न टूटा। वो इसी तरह रोज रोज दोपहर को सहदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती हैं। कहीं न कहीं से जोड़ जमा करके शरबत के महीने में क्रैप का दुपट्टा 7.5 रुपए में खरीद ही डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा न था। मझले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। बी अम्मा को तो बस जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया। जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग अशफा भी नहीं कतरी। हॉल से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुंहबोली बहन बिंदु की मां को बुला भेजा कि बहन मेरा मरी का मुंह देखो जो इस घड़ी ना आओ। और फिर दोनों में खुसर पुसर हुई। बीच में एक नजर दोनों कुबरा पर भी डाल लेती जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो इस कानाफूसी की जबान को अच्छी तरह समझती थी। उसी वक्त भी अम्मा ने कानों से 4 माशा की लौंगे उतार कर मुंहबोली बहन के हवाले की कि जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोकरू, 6 माशा सलमा सितारा और पाव गज नेफे के लिए टूल ला दे। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पोंछ कर तैयार किया गया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा पोत डाला। कमरा तो चिट्टा हो गया मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलते गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। अल्लाह, मेरे अल्लाह मियाँ, अब के तो मेरी आपा का नसीब खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 रकात नफिल यानी एक प्रकार की नमाज तेरी दरगाह में पढ़ूंगी। हमीदा ने फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह जब राहत भाई आए तो कुबरा पहले से ही मच्छरों वाली कोठरी में जा छिपी थी। जब सेवैयां और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती हुई कुबरा कोठरी से निकली और झूठे बर्तन उठा लिए। लाओ मैं धो दूं बी आपा।
हमीदा ने शरारत से कहा। नहीं, वो शर्म से झुक गई। हमीदा छेड़ती रही और बी अम्मा मुस्कुराती रहीं और क्रेप के दुपट्टे में लंबा टांगती रहीं। जिस रास्ते कान की लौंग गई थी उसी रास्ते फूल, पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी थी, और फिर हाथों की दो दो चूड़ियां भी, जो मजले मामू ने रंडा पा उतारने पर दी थी। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुना पुलाव महकते, खुद सूखा निवाला पानी से उतार कर वो होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। जमाना बड़ा खराब है बेटी। वो हमीदा को मुंह फुलाए देखकर कहा करती, और वो सोचा करती, हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। बियापा सुबह सवेरे उठकर मशीन की तरह जुट जाती है। निहार मुंह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती है, दूध औटाती है ताकि मोटी सी बालाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकाल कर उन पराठों में भर दे, और भरे क्यों ना, आखिर को वह एक दिन उसी का हो जाएगा और जो कुछ कमाएगा उसी की हथेली पर रख देगा। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फूलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और उस ख्याल ही से बी आपा के चेहरे पर सुहाग खेल उठता, कानों में शहनाइयां बजने लगती और वो राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती, उसके कपड़ों को प्यार से तह करती जैसे वे उससे कुछ कहते हों। वो उसके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बिसांदी बनियान और नाक से लिपटे हुए रमाल साफ करती, उसके तेल में चिपचिपाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम्स काटती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डट कर खा जाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता, और बी अम्मा की मुंहबोली बहन हाकिमाना अंदाज में खुसुर फुसुर करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा, बी अम्मा तौलिए पेश करती। हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो चले पता, रंग ढंग से, कुछ आंखों से। अरे नौज, खुदा ना करे मेरी लौंडिया आंख लड़ाए, उसका आंचल भी नहीं देखा है किसी ने, बी अम्मा फक्र से कहती। ये तो पर्दा तुड़वाने को कौन कहे है। बी आपा के पके मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूरदर्शी की दाद देनी पड़ेगी। ए बहन, तुम तो सच में बहुत भोली हो। ये मैं कब कहूँ हूँ, ये छोटी निगोड़ी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वो मेरी तरफ देख कर हंसती। अरे ओ नकचड़ी, बहन से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक। अरे चल दीवानी, ये तो मैं क्या करूं खाला। राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती। भैया हमें तो शर्म आती है। एहें, वो तुझे फाड़ के खा जाएगा ना, बी अम्मा चिढ़ा कर बोलती। नहीं तो, मगर मैं लाजवाब हो गई। और फिर मस्कौट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए गए। आज भी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी। चुपके से बोली, देख हंसना नहीं, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सेंधी रखते हुए कहा। फिर जो पार्टी के नीचे रखे हुए लोटे के हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सिर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहां से। अल्लाह तौबा, क्या खूनी आंखें हैं। जा निकोड़ी मरी। अरे देख तो सही वो कैसा मुंह बनाते हैं। एहें, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आपा बी ने एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में इल्तिजा थी। लुटी हुई बारात का गुबार था।
और चौथी के पुराने जोड़ों की मंद उदासी। मैं सिर झुकाए फिर कंधे से लगकर खड़ी हो गई। राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ न देखा। खली के कबाब खाते देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहे कहे लगाऊं कि वाजी वाह दूल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हो, मगर जानो किसी ने मेरा नरखरा दबोच लिया हो। बी अम्मा ने मुझे जलकर वापस बुला लिया और मुंह ही मुंह में मुझे कोसने लगी। अब मैं उनसे क्या कहती कि वो मजे से खा रहा है कमबख्त। राहत भाई, कोफ्ते पसंद आए? बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा। जवाब नदारद। बताइए ना। अरे ठीक से जाकर पूछ, बी अम्मा ने टोक दिया। आपने लाकर दिए, हमने खाए, मजेदार ही होंगे। अरे वाह रे जंगली, बी अम्मा से न रहा गया। तुम्हें पता भी न चला, क्या मजे से खली के कबाब खा गए? खली के? अरे तो रोज काहे के होते हैं? मैं तो आदी हो चला हूं खली और भूसा खाने का। बी अम्मा का मुंह तर गया। बी अम्मा की झुकी हुई पलकें ऊपर ना उठ सकी। दूसरे रोज बी आपा ने रोजाना से दुगनी सिलाई की और फिर जब शाम को मैं खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाई हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे के बारी हैं। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जलकर कहा। ये बात नहीं, कुछ अजीब सा मालूम होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खाकर इसे हाथी की खुराक दें, घी भर भर कर पराठे ठुसाएं, मेरी बी आपा को जो शानदार नसीब नहीं और इससे दूध मलाई निकलवाएं। मैं भन्ना कर चली गई। बी अम्मा की मुंह बोली बहन का नुस्खा काम आ गया और राहत ने दिन का ज्यादा हिस्सा घर में ही गुजारना शुरू कर दिया। बी आपा तो चूल्हे में झुकी रहती, बी अम्मा चौथी के जोड़े सिया करती और राहत की गलीज आंखों के तीर मेरे दिल में चुभा करते। बात बेबात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त कभी पानी तो कभी नमक के बहाने और साथ साथ जुमलेबाजी। मैं खिसिया कर बी आपा के पास जा बैठती। जी चाहता किसी दिन साफ कह दूं किसकी बकरी और कौन डाले दाना और घास। ए बी, मुझसे तुम्हारा ये बैल न था जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ती हुई राख नहीं, मेरा कलेजा धक से हो गया। मैंने उनके सफेद बाल लट के पीछे छुपा दिए। नास जाए इस कमबख्त नजले का, बेचारी के बाल पकने शुरू हो गए। राहत ने फिर किसी बहाने मुझे पुकारा। मैं जल गई, पर बियापा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गईं? राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ झटकाकर। क्या कह रहे थे? बियापा ने शर्मो हया से घुटी आवाज में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह ताकने लगी। कह रहे थे किसने पकाया है खाना? वाह वाह, जी चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाले के हाथ खा जाऊं। ओह नहीं, खा नहीं जाऊं बल्कि चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बियापा का खुरदरा हल्दी धनिया की बासंद में सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकस गुलाम की तरह सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं, इनकी बेगार कब खत्म होगी? क्या इनका कोई खरीदार ना आएगा? क्या इन्हें कभी प्यार ना मिलेगा? क्या इन्हें कोई ना चूमेगा?
क्या इनमें कभी मेहंदी न रचेगी? क्या इनमें कभी सुहाग का इतर न बसेगा? जी चाहा जोर से चीख पड़ूं। और क्या कह रहे थे? बी आपा के हाथ तो इतने खुरदरे थे, पर आवाज लतनी, रसीली और मीठी थी कि राहत के अगर कान होते तो, मगर राहत के न कान थे न नाक, बस 2 गज जैसा पेट था। हम्म, और कह रहे थे, अपनी बी आपा से कहना कि इतना काम न किया करें और जो शानदा पिया करें। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो। अरे चुप मुर्दार, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो, स्वेटर बुन गया है, उन्हें दिया। पर देख, तुझे मेरी कसम, मेरा नाम न लियो। नहीं भी आपा, उन्हें ना दो स्वेटर। तुम्हारी इन मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी जरूरत है? मैंने कहना चाहा पर कह ना सकी। बियापा, तुम खुद क्या पहनोगी? अरे, मुझे क्या जरूरत है? चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलसन रहती है। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक आईब्रो शरारत से ऊपर तान कर कहा, क्या ये स्वेटर आपने बुना है? नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं। कमीने, मिट्टी के लौंदे, ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते गुलाम हैं। इसके एक एक फंदे में किसी नसीबो जली के अरमानों की गर्दनें फंसी हुई हैं। ये उन हाथों का बुना हुआ है जो नन्हे पगोड़े झुलाने के लिए बनाए गए हैं। उनको थाम लो, गधे कहीं के, और ये जो 2 पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नाव को बचाकर पार लगा देंगे। ये सितार की गत न बजा सकेंगे, मणिपुरी और भरतनाट्यम की मुद्रा न सिखा सकेंगे। इन्हें पियानो पर रक्स करना नहीं सिखाया गया, इन्हें फूलों से खेलना नहीं नसीब हुआ, मगर ये हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह शाम सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गलाजतें धोते हैं। इनमें चूड़ियां नहीं खनकती हैं, इन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा। मगर मैं चुप रही। बी अम्मा कहती हैं, मेरा दिमाग तो मेरी नई नई सहेलियों ने खराब कर दिया है। वो मुझे कैसी नई नई बातें बताया करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख की, काल की बातें, धड़कते हुए दिल के एकदम चुप हो जाने वाली बातें। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह, नाक, गिरेबान नोच डाले और अपनी पलंगड़ी पर जा गिरी। बियाबा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले से हाथ धोए और आंचल से पोंछती मेरे पास आ बैठी। वो बोले, "हं," उनसे न रहा गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा, बियापा, ये राहत बाई बड़े खराब आदमी हैं। मैंने सोचा मैं आज सब कुछ बता दूंगी। क्यों? वो मुस्कुराई। मुझे अच्छे नहीं लगते, देखिए मेरी सारी चूड़ियां तोड़ दी, मैंने कांपते हुए कहा। बड़े शरीर हैं, उन्होंने रोमांटिक आवाज में शर्मा कर कहा। बी आपा, सुनो बी आपा, ये राहत अच्छे आदमी नहीं है, मैंने सुलग कर कहा। आज मैं बी अम्मा से कह दूंगी। क्या हुआ? बी अम्मा ने जानमाज बिछाते हुए कहा, देखिए मेरी चूड़ियां बी अम्मा, राहत ने तोड़ डाली। बी अम्मा मुसर्रत से चहक कर बोली, हाँ? खूब किया, तू सताती भी तो बहुत है। ए है तो दम काहे को निकल गया? बड़ी मोम की बनी है का तू?
जो तेरे हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चुमकार कर बोली, खैर तू तो चौथी में बदला ले लीजियो, कसर निकाल लियो कि याद ही करे मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नियत बांध ली। मुंह बोली बहन से फिर कॉन्फ्रेंस हुई और मामले को उम्मीद अफसा रास्ते पर गामजन देखकर अजहद खुशनुदी से मुस्कुराया गया। ए है, तू तो बड़ी ही ठस है। हम तो अपने बहनोइयों का खुदा की कसम नाक में दम कर दिया करते थे, और वो मुझे बहनोइयों से छेड़छाड़ के हथकंडे बताने लगी कि किस तरह सिर्फ छेड़छाड़ के तीरंदाज नुस्खे से उन दो ममेरी बहनों की शादी कराई, जिनकी नाव पार लगने के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे। एक तो उनमें से हकीम जी थे, जहाँ बेचारे को लड़कियां बालियां छेड़ती, शर्माने लगते और शर्माते शर्माते एख्तेलाज के दौरे पड़ने लगते, और एक दिन मामू साहब से कह दिया कि मुझे गुलामी में ले लीजिए। दूसरे वायसराय के दफ्तर में क्लर्क थे, जहाँ सुना कि बाहर आए हैं लड़कियां छेड़ना शुरू कर देती थीं। कभी गिलौरियों में मिर्चें भरकर भेज दें, कभी सेवइयों में नमक डालकर खिला दिया। ए लो, वो तो रोज आने लगे। आंधी आए पानी आए, क्या मजाल कि वो ना आए। आखिर एक दिन कहलवा ही दिया। अपने एक जान पहचान वाले से कहा कि उनके यहाँ शादी करा दें। पूछा कि भाई किससे, तो कहा किसी से भी करा दो, और खुदा झूठ ना बुलवाए तो बड़ी बहन की सूरत थी कि देखो तो जैसे बेंचा चला आता है। छोटी तो बस सुभान अल्लाह, एक आंख पूरब तो दूसरी पश्चिम। 15 तोले सोना दिया बाप ने और साहब के दफ्तर में नौकरी अलग दिलवाई। हाँ भाई, जिसके पास 15 तोले सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर की नौकरी, उसे लड़का मिलने देर लगती है क्या? बी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा। ये बात नहीं है बहन, आजकल लड़कों का दिल बस थाली का बैंगन होता है, जिधर झुका दो उधर ही लुढ़क जाएगा। मगर राहत तो बैंगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है। झुकाव देने पर कहीं मैं ही न फंस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा। वो खामोश दहलीज पर बैठी आटा गूंथ रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़कर अपने कुंवारेपन की लानत समेत इसमें समा जाती। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी है? नहीं, भूख के एहसास से वो पहले ही सहम चुकी है। मर्द का तस्वुर इनके मन में एक उमंग बनकर नहीं उभरा, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरा है। वो एक बेवा की छाती का बोझ है, इस बोझ को धकेलना ही होगा। मगर इशारों कनाइयों के बावजूद भी राहत मियाँ न तो खुद मुंह से फूटे और न उनके घर से पैगाम आया। थक हार कर बी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रखकर पीर मुश्किल कुशा की नियाज दिला डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सहन में ऊधम मचाती रहीं। बी आपा शर्माती लजाती मच्छरों वाली कोठरी में अपना खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। बी अम्मा कमजोरी में अपनी चौकी पर बैठी चौथी के जोड़े में आखिरी टांके लगाती रही। आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी, बस आंखों की सुइयां रह गई हैं, वो भी निकल जाएंगी। आज उनकी झुर्रियों में फिर मुश्किल थरथरा रही थी। बी आपा की सहेलियां उनको छेड़ रही थीं और वो खून की बची खुची बूंदों को ताव में ला रही थीं। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल हटाकर नियाज के मलीदे की तश्तरी मुझे थमा दी। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती हुई गरम गरम सांसें मेरे कान में लगी।
तश्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है। ये मुकद्दस मलीदा अब राहत के पेट में झोंका जाएगा। वो तंदूर जो 6 महीनों से हमारे खून के छींटों से गर्म रखा गया, ये दम किया हुआ मलीदा मुराद बर लाएगा। मेरे कानों में शादियाने बजने लगे। मैं भागी भागी कोठे से बारात देखने जा रही हूँ। दूल्हे के मुंह पर लंबा सा सेहरा पड़ा है जो घोड़े की अयालों को चूम रहा है। चौथी की शाहानी जोड़ा पहने, फूलों से लदी, शर्म से निढाल, आहिस्ता आहिस्ता कदम तौलती हुई बी आपा चली आ रही है। चौथी का सरतार जोड़ा झिलमिल कर रहा है। बी अम्मा का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। बी आपा की हया से बोझिल निगाहें एक बार उठती हैं। शुक्राने का एक आंसू लुढ़क कर अफशा के जर्रों में कुमकुमे की तरह उलझ जाता है। ये सब तेरी मेहनत का फल है, बी आपा कह रही हैं। हमीदा का गला भर आया। जाओ ना मेरी बहनों, बी आपा ने उसे जगा दिया और चौंक कर ओढ़नी के आंचल से आंसू पोंछती ड्योढ़ी की तरफ बढ़ी। ये मलीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे जैसे वो सांप की बांबी में घुसाई हो। फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एकदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई जैसे कोई दिन का गला घोंट रहा हो। कांपते हाथों से मुकद्दस मलीदे का निवाला बनाकर सने राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खोह में डूबता चला गया। नीचे तौफन और तरीखी से अताहगार की गहराइयों में एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोंटा। नियाज मलीदे की रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने जमीन पर गिरकर 2-4 सिसकियां भरी और गुल हो गई। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियां मुश्किल कुशा हजरत अली की शान में गीत गा रही थीं। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ चला गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। उसके बाद इस घर में कभी अंडे तले न गए, पराठे न सिके और स्वेटर न बने। देख जो एक अरसे से बी आपा की ताक में भागी पीछे पीछे आ रही थी, एक ही जस्त में उन्हें दबोच बैठी और उन्होंने अपना नामुराद वजूद चुपचाप उसकी आगोश में सौंप दिया। और फिर उसी सहदरी में साफ सुथरी जाजम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी। कफन का सफ़ेद सफ़ेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह बी अम्मा के सामने फैल गया। तहम्मुल के बोझ से उनका चेहरा लरज रहा था। बाई आईब्रो फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियां भाएं भाएं कर रही थीं, जैसे उनमें लाखों अजदहे फुकार रहे हों। लट्ठे के कान निकालकर उन्होंने चौपरत किया और उनके फिल में अनगिनत कैंचियां चल गईं। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह चौथी का यह जोड़ा न सेंता जाएगा। एकदम सहदरी में बैठी लड़कियां बालियां मैनाओं की तरह चहकने लगीं। हमीदा मांझी को दूर झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टूल पर सफेद गजी का निशान, इसकी सुर्खी में न जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है और सफेदी में कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफेदी डूब कर उभरी है। और सब एकदम खामोश हो गए। बी अम्मा ने आखिरी टांका भर के डोरा तोड़ लिया। 2 मोटे मोटे आंसू उनके रुई जैसे नरम गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। उनके चेहरे की शिकनों में से
रोशनी की किरणें फूट निकली और वो मुस्कुरा दी, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सुआ जोड़ा बनकर तैयार हो गया हो और कोए ए अदम में शहनाइयां बज उठेंगी। आप सुन रहे थे कहानी चौथी का जोड़ा। यह कहानी एक बेवा औरत और उसकी दो जवान यतीम बेटियों की है। जवान बेटियों के लिए बेवा को उम्मीद है कि वह भी किसी दिन अपनी बच्चियों के लिए चौथी का जोड़ा तैयार करेगी। उसकी यह उम्मीद एक वक्त परवान भी चढ़ती है जब उसका भतीजा नौकरी के सिलसिले में उसके पास आकर कुछ दिन के लिए ठहरता है। लेकिन जब यह उम्मीद टूटती है तो चौथी का वह जोड़ा जिसे वह अपनी जवान बेटी के लिए तैयार करने के सपने देखती थी, वह बेटी के कफन में बदल जाता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।